नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके साथ में कनेक्ट हुआ हूं जोशी मठ लैंड सबसाइडेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए। अब ये क्या है, इसका क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लैंड स्लाइड और सबसाइडेंस जोन उसको डिक्लेयर किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सबसाइडेंस क्या होता है और जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, और ये भी हमें देखना है कि वहां पर करंटली अभी क्या चल रहा है या क्या रिसर्च है जो वहां पे चल रही है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और क्या क्या है। तो इन सभी के डिस्कशन के साथ मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ये वो करंट सीन है जो आप लोग देख सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि इस तरह के क्रैक्स हैं जो कि वहां पर डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर इस तरह के जब क्रैक्स आएंगे तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि कभी भी जब घर के अंदर इस तरह का अगर कोई क्रैक आ जाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम लोग वहां रह नहीं सकते। ठीक है, और ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तराखंड के जोशी मठ जगह में। वहां पर भी ऐसा ही हुआ कि 60 से ज्यादा लोग जो हैं, फैमिलीज जो हैं, उनको वहां से हटाया गया है क्योंकि उनके घरों में इस तरह के क्रैक्स डेवलप हो गए। हालांकि क्रैक की जब बात की जाती है तो ये ऑलमोस्ट 600 से भी ज्यादा घरों में इस तरह के क्रैक्स है जो डेवलप हुआ है। और ये जो क्रैक डेवलप होने की जो टेंडेंसी है, इसको अगर मैं आपको समझाऊं इंजीनियरिंग टर्म्स में तो आप कैसे समझोगे इसको, कि जैसे ही ये एक हमारे लिए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि हम लोगों ने कुछ पर्सन को यहां पे बैठाया, कुछ यहां बैठा है। ठीक है, तो उसमें ये पूरा का पूरा एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही मैंने इस साइड में अगर लोड ज्यादा दिया है तो उस केस में ये थोड़ा सा ऐसे झुकने की कोशिश करेगा। अब इस बात को सोचो कि अगर जब मैंने बेंच बनाया या प्लेटफॉर्म बनाया वो अगर कंक्रीट का है और जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा डिफ्लेक्ट होता हुआ जाएगा तो क्या उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे? राइट, ऐसा ही कुछ वहां हुआ है। और जो ये क्रैक डेवलप हो रहा है इसे ही नाम दिया जाता है सबसाइडेंस। हालांकि ये लैंडस्लाइड से थोड़ा सा डिफर करता है। लैंडस्लाइड क्या होता है कि उसमें पूरा का पूरा एज अ चंक वो नीचे स्लाइड होता है या अपवर्ड जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड। सबसाइडेंस डिफरेंट है। इसको अगर सीधा सिंपल सा समझें तो इसको कहते हैं कि जमीन धंस गई। ठीक है, और जमीन धंसने का मतलब है कि जैसे नहीं होता कि हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय हमें पता है कि आगे चल के हमारे नॉर्मल घरों में भी हम लोग क्या करते हैं, सॉलिंग करने से पहले वहां पर जितनी भी जो मिट्टी है उस मिट्टी को फिल किया जाता है। और जब फिल करते हैं, नींव वगैरह जब बनती है, प्लिंथ बीम जब बनने लगती है, तब तब उस समय मिट्टी डाली जाती है और हम लोग क्या करते हैं कि पानी वहां अच्छा खासा छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी मिट्टी का धंसना होता है जिसको हम लोग सबसाइडेंस बोलते हैं वो उसी समय हो जाता है। इनफैक्ट ये मैं पर्सनल इसमें एडवाइस देता हूं कि ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज के लिए आपको कंटिन्यूअसली उसमें पानी जाने दो। उसमें जितना सेटलमेंट है, मतलब सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात से लेके सुबह तक आपने पानी छोड़ दिया। उसके बाद में अगर जहां पानी कम है, तो जैसे हम हमारे राजस्थान की बात बता रहे हैं, ठीक है, पानी धीरे धीरे करके आता है। लेकिन जिसके पास ज्यादा पानी है वो क्या करेगा, एक बार पूरा पानी फ्लो में भर दिया उस पूरे प्लिंथ बीम के चारों तरफ से बाउंड करके, और उसके बाद में उसको एक रात छोड़ दो, अगले दिन छोड़ दो, फिर उसके बाद दोबारा पानी भरो। तो ऐसा 2-3 बार करने से क्या होगा कि जो छोटे मोटे वॉइड्स होंगे, ठीक है, वॉइड्स मतलब जहां पर हवा रह गई होगी, वो पूरी तरह से पानी और मिट्टी का मिक्सचर बन के वहां पर सेटल हो जाएगा। अब एक बात सोचो, हम लोगों ने उसके बाद हालांकि सॉलिंग करते हैं, फिर पूरा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, घर बना दिया जाता है, हम बैठे हुए हैं, और अगर नीचे जमीन पोली रह जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा फ्लोर क्या होगा कि कहीं से धंस जाएगी, कहीं से नहीं धंसेगी। तो वो जो क्रैक डेवलप हुआ है, ऐसा ही कुछ ज्योतिर्मठ या जोशी मठ जो है वहां पर देखने को मिला है। और आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि इस तरह के अगर क्रैक्स आएंगे तो नो डाउट बेटा कि वहां पर हम लोग ये मान सकते हैं कि वहां रहना फिर पॉसिबल नहीं है। तो लोग वहां से अब मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में, क्योंकि हर किसी को ये डर है कि हम घर में बैठे हुए हैं। आप सोचो कि ऐसी सिचुएशन में घर में बैठे होंगे तो नीचे गिरने के या फिर एक तरह से कहो पूरे घर के तहस नहस होने के चांसेस हैं। और इन घरों की सिचुएशन देख के आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि ये घर जो है वो कोई बहुत मजबूत घर नहीं है। पहाड़ों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो वहां पे नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे घर भी हैं, मानते हैं, होटल्स वगैरह भी हैं। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है ना वो अपने आप में। लेकिन यहां पर जो इस तरह के जो नॉर्मल इंसान के जो घर होते हैं, या फिर जो मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के जो होंगे, जिनकी आय थोड़ी सी कम होती है, तो वहां आप ये सोच सकते हो कि वहां पे घर इतने मजबूत नहीं बनाए जाते।
और वहां इस तरह के अगर कोई क्रैक आएगा तो ये उम्मीद की जा सकती है कि डेफिनेटली वहां पर इस तरह के क्रैक के बाद में वो घर में रहना हमारे लिए या किसी के लिए भी वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। ये सोचकर फाइनली वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जैसे उसके लिए बात करें तो 60 फैमिलीज हैं जिनको अभी तक हटा दिया गया है। 600 हाउसेस के अंदर हैं जो कि ये क्रैक से डेवलप हुए हैं। ठीक है, हालांकि 686 तक का मैंने पैरामीटर पढ़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये अपने आप में इतना बड़ा एक इशू है जिसके चलते मतलब पूरे उत्तराखंड वाले जोन के अंदर ये अपने आप में मतलब एक ना ये यूनिक चीज आई है। इस रीजन के चलते ये जोशी मठ है या इसको ज्योतिर्मठ भी जो कहते हैं वो अपने आप में फेमस हो गया। और ये कहो कि यार इसको यहां पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो ज्यादा सही होगा। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि ये जोशी मठ है क्या। एक्चुअली में इसकी जब बात करते हैं तो ये ज्योतिर्मठ है। जोशी मठ इसका अपभ्रंश वर्ड है। अपभ्रंश मतलब कि इसका बिगड़ा हुआ नाम है जो दिया जाता है। इसका एक्चुअल नाम ज्योतिर्मठ है। ठीक है, और ये जो आदि शंकराचार्य जी जो हुए थे उनके चार जो उन्होंने जो चार मठ बनाए थे उनमें से एक है ये जिसको ज्योतिर्मठ कहा जाता है। इन्होंने और भी 3 बनाए थे। एक है श्रृंगगिरी कर्नाटका के अंदर, ठीक है, द्वारका के अंदर भी है और पुरी के अंदर भी है। ठीक है, और ये अलग अलग जगह पे, और एक लास्ट में है जो कि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ज्योतिर्मठ की। ठीक है, अब इस जगह की अगर जब बात की जाती है तो ये जगह अपने आप में हिस्ट्री में पहले तो मतलब बहुत पुराने टाइम से आदि शंकराचार्य जी के टाइम से तो इसलिए फेमस थी क्योंकि ये ज्योतिर्मठ है। दूसरा ये भी है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के जो लोकेशंस है वहां से ये बहुत नजदीक है। मैं इसको आपको गूगल मैप से दिखाता हूं। ठीक है, इसमें देखिए ये जगह जो है यहां पर कुछ इस तरह से ये आप लोग कह सकते हो उत्तराखंड है, नेपाल और ये उत्तराखंड, यहां पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और ये केदारनाथ और इनके बहुत ज्यादा नजदीक एक जगह पर है। जैसे देखो ये आपको देखने को भी मिल रहा होगा यहां से कि ये है वो जोशीमठ। तो ये यहाँ पर रिवर है। ठीक है, और ये रिवर कौन सी है, ये है अलकनंदा रिवर। ठीक है, और यहीं से एक जगह और ध्यान रखना, कर्णप्रयाग, ये यहां से कुछ ही डिस्टेंस पर है। ठीक है, मैं क्यों कर्णप्रयाग का जिक्र कर रहा हूं वो आपको कुछ देर के अंदर बताता हूं। लेकिन हाँ, अभी ये जोशीमठ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस जगह को जब आप देखोगे तो ये अपने आप में एक तरह से कह सकते हो कि ये जो 2 जगह है बद्रीनाथ और केदारनाथ, यहां से केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हुए ये रास्ते में हमें इस तरह से मिलता हुआ जाएगा। मतलब उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्टॉपेज है बद्रीनाथ, ये यहाँ पर बद्रीनाथ के लिए। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से ये कह सकते हो कि जोशीमठ इसलिए भी फेमस रहा है अपने टाइम में। एक तो आदि शंकराचार्य जी के टाइम का मैंने आपको जिक्र किया। दूसरा ये है कि आज की डेट में जब लोग घूमने वहां जाते हैं तो यहाँ पर स्टॉपेज लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स का क्यों जिक्र कर रहा हूं, रीजन क्योंकि ये धीरे धीरे करके आपको इनकी सबकी कहानी समझ में आएगी। अभी मैं आपको बस एक पॉइंट है जो यहाँ पे दिखाता हूं। नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपके लिए जीएस में पॉइंट है, उसको याद रखना। ये अलकनंदा नदी है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, तो वो उसके नजदीक से होके निकल रही है। और ये जो पहाड़ है इस पहाड़ की ही हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो अब आते हैं वापस से। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर यहां पर जो ये क्रैक डेवलप हुआ है, ठीक है, इसके पीछे की एक थ्योरी और है। मैं वापस से वहीं पे चलता हूं और आपको ये वाली चीज का यहां पर एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां देखो ये आईएएस कोड 1893 जो पार्ट इसके अंदर पार्ट 1 जो है वहां से लिया हुआ डायग्राम है, एकदम ओरिजिनल है, ऑथेंटिकेटेड है। यहां से आप जब देखोगे तो यहां पर एक मार्किंग है जो आपको मिलेगी, 5 की मार्किंग है जो आपको यहां पे देखने को मिली होगी। ये उत्तराखंड के जोन के साथ में आपको मिला है। ठीक है, ये जोन देख सकते हो, जोन 5, टोटल 4 जोन है, उनमें से है एक्चुअली में 5, लेकिन 5 में से फर्स्ट जोन को हटा दिया गया तो 4 जोन, ये 5th जोन जो है वो यहां पर है। अब इन सब के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि जब हम लोग ज्योतिर्मठ की बात जब करते हैं तो यहां इसकी हिस्ट्री जो रही है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी तक पता लगे होंगे। सबसे पहला तो यह कि आदि शंकराचार्य जी के टाइम पर ये एक मठ के रूप में ज्योतिर्मठ के नाम से ये बनाया गया था, या ये जगह वहां से इस रीजन के चलते पहले फेमस हुई थी।
दूसरा, उसके बाद में मैंने अभी आप लोगों से अर्थक्वेक के बारे में जिक्र किया। इस अर्थक्वेक को भी एक रीजन बनाया जाता है। वो कैसे है? ज्योतिर्मठ की जो बात की जाती है उसके अंदर इस बात का आपको मैंने जिक्र किया अभी कि यहां पर ये अपने आप में सेस्मिक जोन 5 में है। अब इस बात को आप कैसे समझोगे? आईएस कोड ने पूरे भारत को सेस्मिक जोन के बेसिस पर 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जोन 1, 2, 3, 4, 5। अब इन जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे कम इंटेंसिटी 1 में रही, फिर उससे थोड़ी ज्यादा 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह से रहा। सबसे डेंजरस जोन जो है वो है 5 जोन। अब इस 5 जोन की जब हम बात करते हैं तो जो भी इस एरिया में या जोन 5 में आने वाली जो लैंड एरिया होगा वहां पर ये उम्मीद किया जा सकता है कि यहां पर बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं अर्थक्वेक के चलते। अब यहां मैं आपको सीधा सिंपल सा एक कहानी समझाता हूं, वो कहानी भी काम में आने वाली है। तो जैसे ये भारत की अगर हम बात करें, ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, ये आपको पढ़ा भी होगा, ज्योग्राफी की हिस्ट्री के अंदर इसे पढ़ते हैं कि जब इंडियाना प्लेट की बात करते हैं तो इंडियाना प्लेट एक्चुअली में एशियाना प्लेट के अंदर जो भारत के ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर कंटिन्यूअसली हिटिंग करता है। अब इस हिटिंग करने से क्या हुआ कि जब भी दो पत्थर इस तरह से जब टकराते हैं तो उनमें से क्या होगा कि एनर्जी निकलती है वहां से और आवाज होगी, ठीक है। दूसरा एक होता है कि जब ये दो पत्थर हैं तो वो एग्जैक्टली प्लेट्स है, मतलब एक बड़ी प्लेट ये होगी, एक स्मॉल प्लेट है, तो वो इस तरह से कुछ हुआ है वहां पर। और उसके चलते क्या हुआ कि कुछ स्टोन्स निकल के बाहर आए। वो स्टोन्स कुछ और नहीं, भारत के कंटेक्स्ट में जब उसे देखा जाता है, भारत के संदर्भ में उसे जब देखा जाता है तो वो अपने आप में हिमालयन जोन है। तो एशियाना प्लेट के अंदर हम इंडियाना प्लेट वहां पे कंटिन्यूअसली हिटिंग कर रही है। एक्चुअली में जब इसकी स्टार्टिंग जब आप देखोगे तो आपको पता होगा कि ये अफ्रीका से रिलेटेड है। एशियाना प्लेट जो इंडियाना प्लेट है वो एक्चुअली में अफ्रीका से रिलेटेड है। ये कहते भी है, प्रूफ भी है इसके बहुत सारे हम लोगों के पास में। इसका डिस्कशन फिर किसी दिन आप लोगों के साथ में होगा। अभी के लिए बस इस तरह सोचो कि वो जो कंटिन्यूअसली हिटिंग हो रही है उसके चलते स्टोन्स बाहर निकलते हुए जा रहे हैं, और वो स्टोन्स कुछ और नहीं, हिमालयन जोन है। हिमालयन जोन है तो क्या ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आने के जो चांसेस हैं, या वो यूं कह सकते हैं कि जहां पर वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस जो होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होगा, वो सबसे ज्यादा कहां होगा? वो इस हिमालयन जोन में ही होगा। इसलिए तो सुनते हैं कि नेपाल में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है। कहते हैं ना कि ये, मैं क्लासेस में इस तरह से समझाता हूं इस बात को कि जैसे हमें तो घर में जगाया जाता है कि बेटा जग जाओ, ऐसे ही नेपाल में वहां पर इतने ज्यादा भूकंप आते हैं कि वहां के लोग अपने आप में बहुत हैबिचुअल हैं। हालांकि ये बात मजाक की नहीं है, ये सच में बहुत कह सकते हैं कि लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी इसके लिए उठाने पड़ती है। हालांकि जहां मजबूरी होती है वहीं उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसलिए वो अपने घर लाइट वेटेड, मतलब एक तरह से लकड़ी के घरों में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उनको सेटल कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उनको अरेंज कर सकते हैं। भूकंप आना है वो फिक्स है, क्योंकि वो इस टेक्टोनिक प्लेट के चलते जो मूवमेंट हुआ था, ये जो हिमालयन जोन वहां से निकल के आया है। अब इस कहानी का यहां क्या जरूरत थी वो बताता हूं। तो अभी मैंने आपको पिक से इस बात को शो किया था कि जो भी हम लोग यहां देख रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या ये जोशीमठ भी अपने आप में उस हिमालयन जोन में ही है। और जो हिमालयन जोन में है तो वहां पर भी सबसे ज्यादा जो डेंजरस है जोन 5, वहां ये हमें मिलता है। तो जहां ये जोन 5 आ चुका होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आईएस कोड का जो 1893 वाला जो है वो इस बात को कहता है कि यहां पर भूकंप आना बहुत नॉर्मल है और उसके चलते डैमेज बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरी है वहां पर। अब अच्छा, इसमें एक लाइन मैं आपको बता देता हूं कि भारत के जो ये 5 जोन में डिवाइड किया गया था, इसका जोन 1 हटा दिया गया, ये कह के कि इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है तो जोन 1 को हटा दिया। इसीलिए अब आपको जो आईएस कोड पढ़ोगे तो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 मिलता है। सबसे डेंजरस है जोन 5। तो जोशीमठ अपने आप में जोन 5 के अंदर चला गया, और ये वो रह गए कर्नाटका, द्वारका, पुरी, ठीक है। ये सबके सब आपको उन्हीं वही आदि शंकराचार्य जी के थ्रू जो उन्होंने बनाए थे जो मठ है उनके बारे में जिक्र हुआ है। अब ये सिटी अपने आप में एक टूरिस्ट की तरह से वहां पर एक स्टॉपेज है जो रहता है, इसलिए सभी लोग यहां पर आते जाते हैं। कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, या यूं कहो कि इसका एरिया का डेवलपमेंट यहां पर बहुत ज्यादा होता हुआ जा रहा है। होटल्स का निर्माण या कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैंने अभी आपके सामने एक रिवर का भी यहां पे जिक्र किया था, अलकनंदा। अलकनंदा और धौली गंगा, ये 2 रिवर्स हैं जो कह सकते हैं कि इन दोनों रिवर्स के साइड में हमें ये जोशीमठ है जो मिलता है, या जो वहां पर है। अब इन सब पॉइंट्स के बाद में एक थ्योरी तो समझ में आने लगी होगी कि सर ये कहीं ना कहीं पे अपने आप में एक
ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आने वाला है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा इसके आसपास पानी भी बहुत ज्यादा बह रहा है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं कि सबसाइडेंस जो है, वो लैंड सबसाइडेंस क्या होता है कि उसमें पूरी की पूरी तरह से वो सिंक होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डेफिनेशन तक इसकी दिया है कि सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द अंडरग्राउंड मटीरियल्स मूवमेंट जो होता है उसे हम लोग एक नाम देते हैं लैंड सबसाइडेंस। ये उसका नाम दिया गया है। लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड वो होगा कि जैसे हम लोग, मैं आपको सीधा सिंपल सा समझाता हूं, नो डाउट यहां पे तो बहुत ज्यादा डेफिनेशंस के साथ में भी है, लेकिन मैं आपको सीधा सिंपल सा समझा। आप लोगों ने बचपन में फिसल पट्टी वगैरह जो होंगी, हमने तो होता है ना कि बचपन चढ़ते हैं फिर उसके बाद में यहां से स्लाइड करते हुए नीचे तक आते हैं। तो ये जो होता है जिसमें हम लोग स्लाइड करके नीचे आते हैं, ऐसा ही कुछ सॉइल की अगर रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम होती है तब वो आपस में उनके बीच का बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटने के बाद में वो एक दूसरे के साथ में इस तरह से स्लाइड करते हुए जाते हैं। तो उसे बोलते हैं लैंड स्लाइड, राइट। लेकिन वो पूरा एज ए होल एक साथ स्लाइड होता है। ठीक है, हालांकि वो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही हो सकता है। और लैंड सबसाइडेंस क्या होता है कि वो वहीं पे है लेकिन वो सेटल हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए बोला गया कि जोशीमठ इज सिंकिंग, जोशीमठ जो है वो धस रहा है, वो इसलिए नाम दिया गया उसका। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ये इसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप साथ साथ पढ़ भी सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा दूसरा अब ये है कि इसके पीछे की जो रीजंस है, अब उन रीजंस के ऊपर आते हैं। 1976 में घरवाल कमिश्नर मिश्रा कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जब सॉइल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता लगा कि ये एक्चुअली में जो जोशीमठ है वो अपने आप में लैंडस्लाइड के ऊपर है, लैंडस्लाइड के ऊपर है। मतलब जो इस तरह से नीचे आता हुआ जाता है, पूरा का पूरा ऐसे होल आता है जिसकी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर सेटल्ड है ये। इसका मतलब पहली यहां की जो स्ट्रेंथ है सॉइल की वो खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, उसकी के चलते तो ये यहाँ पे नीचे आया है। तो ये पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ये रॉक के ऊपर नहीं है। रॉक के ऊपर होता तो शायद स्टेबिलिटी मिल जाती है, ये स्टेबल नहीं है। तो इसमें ये चीज होना शायद चांसेस इसके बहुत ज्यादा, मतलब एक पॉसिबल रीजन है जो आपको यहां से मिल सकता है। हालांकि इसमें एक लाइन ये भी कहते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा जो इसके नजदीक से होकर निकल रही है, वो क्या करती है कि एक थ्योरी होती है जिसको सिविल इंजीनियरिंग में बोला जाता है मिएंडरिंग। मिएंडरिंग क्या होती है कि जब कभी भी कोई भी रिवर है वो स्ट्रेट पाथ जनरली फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं पे रॉक स्ट्रेटा आ जाता है, कहीं पे कोई लोकेशन जो होता है सॉइल का अबो होता है, कोई बिलो होता है, तो उसके चलते क्या होता है कि वो अपना पाथ धीरे धीरे चेंज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो सॉइल से वो पानी जब इस तरह से पाथ जाता है तो एक जगह से, यहां से जब पानी जाता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो इसके चलते वो वहां से कट करना चालू करता है, तो वहां तो इरोजन होगा। और जो यहां से चलता हुआ आ रहा है उस तो सीधा आना चाहिए था, नहीं आ पाया, तो उस केस में अपने सारे सॉइल को वहां डिपोजिट कर देता है। तो उस केस में एक साइड से इरोजन और एक साइड से यहां पे डिपोजिशन, और उसके चलते ऐसा कोई पाथ बनता है। जैसे नहीं होता कि सांप की तरह से शेप बनती हुई जाती है। कभी भी किसी रिवर को जब आप देखोगे तो टॉप से आपको दिखाई देगा कि वो ऐसा कोई पाथ है जो बनता है। मैं कुछ ज्यादा ही दिखा रहा हूं उसका, लेकिन वो इस तरह का जो पाथ वहां बनता है उसे बोलते हैं मिएंडरिंग्स। तो रिवर की जो मिएंडरिंग होती है तो उसमें इरोजन होता है। तो एक थ्योरी ये भी कहते हैं कि यहां पर शायद इस लैंडस्लाइड में, क्योंकि रॉक तो है नहीं, रॉक नहीं है तो उसके अंदर इरोजन होने के चांसेस ज्यादा है। तो अलकनंदा जो धौली गंगा के साथ मिलके जो पानी पूरा जा रहा है आगे, शायद इन्होंने यहां पर इरोजन भी किया होगा। तो इससे एक थ्योरी ये भी आई कि जो भी वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, एक्सकेवेशन चल रहे हैं बिलो में, एक बात सोचो कि जो लैंडस्लाइड के ऊपर है नीचे से सॉइल हटाएंगे तो भी उसके चलते पूरा का पूरा दहस होने के चांसेस होंगे उसके अंदर। तो ये सारे रीजंस थे जिसके चलते कहा जा सकता है कि उनकी जो कमेटी थी, ठीक है, गढ़वाल कमिश्नर मिश्रा कमेटी जो है, उनकी इस रिपोर्ट को इस बेसिस पे माना गया, या उनके लॉजिक को इस तरीके से देखा गया था। ठीक है, अच्छा दूसरा इसमें यह भी है कि अब क्या हुआ कि जो भी कोई हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि हैवी कंस्ट्रक्शन रोक दो। मतलब 1976 में ही इस बात का पता लग चुका है कि हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि आज की डेट में हो रहे हैं। ठीक है, अब इसकी अगर बात करते हैं तो ये अपने आप में, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले जोन 5 का जो जिक्र किया था, उस जोन 5 के बेसिस पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो इतना हाई सेस्मिक जोन के अंदर है तो उसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि शायद यहां पर अर्थक्वेक के चलते डैमेज आ जाए। तो ये सब रीजंस भी ऐसे रह गए कि जिसके चलते वहां पूरा अर्थ जो है वो शेक होता होगा, और अगर वो ऐसा डिस्टर्ब हुआ
तो अभी उसके चलते ये पूरा का पूरा सिंक होने के चांसेस जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो आप ये उसका पॉसिबल रीजन है। अच्छा, एक और मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो बताया गया कि उसमें हैवी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। हैवी कंस्ट्रक्शंस का मतलब है एनटीपीसी की एक थ्योरी है, या एक थ्योरी है जो कि एनटीपीसी को थोड़ा सा ब्लेम करती है यहां पर, कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है और उसके चलते भी यहां पर बहुत ज्यादा ये सबसाइडेंस की जो प्रॉब्लम है वहां पर क्रिएट हुई है। तो ये भी एक है, लेकिन इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर एक तरह से कहोगे इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं जा रहा है। तो ये सब डिपेंडेंट है, वो आईआईटी रुड़की के जो टीम आएगी वो इस बात की इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो इस बात को डिक्लेयर करेगी कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं। हालांकि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और जो नेशनल हाईवे 7 है उसको भी ब्रॉडन किया जा रहा है, उसको भी चौड़ा किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिनको कहा जा सकता है कि इसके पॉसिबल रीजंस हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये कह सकते हैं प्लेट का मूवमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है तो अभी उसके चलते डिस्टर्बेंस वहां पे बहुत ज्यादा आएगा। कुछ एक साल पहले उसके अंदर वहां पर एक ऋषि गंगा फ्लड डिजास्टर ये जब आया था, तो इसने एक तरह से कह सकते हो कि करेला और नीम चढ़ा वैसी वाली कहावत को यथार्थ कर दिया था उसने, बिल्कुल। कि एक तो पहले इतनी दिक्कत थी और उसने इस डिजास्टर ने आके, क्या कहो कि ये पूरा का पूरा पानी ने मतलब एक तरह से जमीन को कटने के लिए वहां से मजबूर कर दिया था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पर जो ये आईआईटी रुड़की, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये यहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये सबके सब आए और उन्होंने कहा कि यार यहां पे जितना कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये कहीं ना कहीं पे ये पूरे एरिया के लिए हानिकारक है, मत करो ये सब कुछ चीजों को। तो उन्होंने इस बात को वहां पर बताने की कोशिश करी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। तो हर कोई क्या सोचता है कि यार टूरिस्ट प्लेस है तो धंधा पानी हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ होटल्स वगैरह बना रहे हैं ताकि उन होटल्स में रुक सके और स्टॉपेज हो सके, तो कुछ अर्निंग हो सके। बहुत नॉर्मल सी सोच है कि पैसा कमाने की बात चल रही है, लेकिन उससे ये कहा जा रहा है अब कि जो कंस्ट्रक्शन किए गए उनका पानी जो रिस्क के नीचे जा रहा है शायद वो भी इरोशन कर रहा है। हालांकि बहुत छोटी बात है, सीवर लाइंस जो है वो भी यहां पर सीवर लाइंस है, ड्रेनेज सिस्टम्स है, ये सारे रीजंस को एक साथ क्लब करने की कोशिश की जा रही। तो एक तरह से कह सकते हो कि वहां पे बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हैं जो सारे के सारे निकल के आ रहे हैं, और अल्टीमेटली ये जोशीमठ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि क्रिएट हो चुकी है। हालांकि अब करंट में ये चीज चल रहा है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वहां चल रहे हैं उनको कंप्लीटली रोक दिया गया है। इनफैक्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसे भी रोक दिया गया है। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है कि पानी को जब हाई मतलब ऊंचाई से नीचे जब लेके आते हैं तो वो बहुत तेज स्पीड में होता है, पाइप के थ्रू लेके आए और वहां पे उसको बोलते हैं पेनस्टॉक, पेनस्टॉक लेके आए। जब पानी बहुत तेजी से आ रहा होगा तो उसका उसका जो डायमीटर बहुत कम कर देते हैं और उससे भी टरबाइन चलाया जाता है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसको बोलते हैं पानी से इलेक्ट्रिसिटी मिली, इसलिए बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये नाम मतलब ये रीजन है उसके पीछे का। तो उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक बात सोचो कि कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है तो डैम बनाना होगा, डैम बनाना है उसके पीछे पानी बहुत ज्यादा होगा, पानी ज्यादा है जो लैंडस्लाइड के साथ में बना हुआ है, तो क्या पूरा पानी धीरे धीरे करके रिस्क के नीचे जा चुका होगा। तो इसको भी रोकना जरूरी था, ये भी उसके पीछे का रीजन हुआ। ठीक है, और एक थ्योरी और है कि पानी नीचे कब जाता है, तब जब वो पोली जमीन होती है। ठीक है, तो उसमें एक थ्योरी को ये बनाया गया कि यार क्यों ना हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधे लगा दें वहां पे। जो जितने भी पेड़ पौधे की कटाई जो की जा रही थी या जो होती थी, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, उन सबको भी कंप्लीटली रोक दिया गया। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई है कि पेड़ जितने ज्यादा लगा सको उतना और अच्छा है, नहीं तो शायद वहां पे सर्वाइव करना भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब भी पॉसिबल रीजंस हैं जिनमें ये कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, कंप्लीट शटडाउन ऑफ द डेवलपमेंट एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द रीजंस। ठीक है, रिप्लांटेशंस, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा डर है। इसके लिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, बेसिकली उन्होंने यहां पर ये कोशिश करने की करी है कि किसी भी तरीके का जो भी यहां पे जो जमीन में नुकसान हो रहा है शायद उनको हम लोग वहां पे रोक दे। अब यहां पर लोगों की अगर सिचुएशन बात की जाए कि वो लोग क्या सोचते हैं, तो उसमें आप इस तरीके से सोच सकते हो कि लोगों का ये है कि यार भाई अब हमारे तो घर टूट गए, ठीक है, अब गवर्नमेंट से ये कहा, और गवर्नमेंट क्या है, कंपनसेट कर रही है, उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेट कर रही है। तो लोग वहां के स्थायी लोग क्या कह रहे हैं कि भैया हमें, अगर आप
दे ही रहे हो तो क्यों ना फिर हम लोगों को, जैसे बद्रीनाथ रिलोकेशन एक स्कीम आई थी तो उसके थ्रू भी लोगों को वहां पे रिलोकेट किया गया था, तो ऐसा ही वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमें हमारी जो करंट रेट चल रही है लैंड की उसकी 6 टाइम दीजिए। 6 टाइम देने से क्या होगा कि जो भी कोई कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगा है शायद वो कंपनसेट कर सके, तो ये उनकी डिमांड है। हालांकि इसमें पहले स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने कहा था कि हर प्रभावित परिवार को 5,000 रुपए दिया जाएगा, बाद में इसको 1.5 लाख रुपए किया गया है। लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि हमें इसकी और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर फैमिली के लिए ये अमाउंट या कंस्ट्रक्शन करना अपने आप में थोड़ा सा कम है, जो कि हम लोग सोच भी सकते हैं। अब ये तो है जो 1.5 लाख रुपए तक दिया गया है, यहां अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि डर क्या है वो सुनो। उसका सबसे बड़ा डर यह है कि ये जो जोशीमठ में हुआ है सेम वैसे ही चांसेस कर्णप्रयाग में भी हुए हैं। अब ये कर्णप्रयाग ऑलमोस्ट जब आप देखोगे, ठीक है, तो ये 80 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहीं पे जो मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो कर्णप्रयाग वहां पर 80 किलोमीटर दूर उस जगह, वहां पर भी सेम यही सिचुएशंस आई है। तो अब इससे क्या हुआ है कि लोगों के मन में बड़ा डर वहां पर बैठ गया है। तो ये जो कहानी है वास्तव में इसमें ऐसा है कि यार शायद अगर हम लोगों ने ये प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, नहीं इस पर बात के ध्यान रखा, तो शायद आगे चल के बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि अब बहुत बड़ा नुकसान है लोगों को वहां पर हो सकता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि बेस्ट टीम वहां जाना चाहिए। आईआईटियंस जो आईआईटी रुड़की के जो उनके शोधकर्ता की जो टीम है पूरी वहां पर जा रही है, उनका वेट किया जा रहा है और वो अपनी रिपोर्ट्स को फ्रिक्वेंटली विजिट करके वहां पे दे रहे। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भी कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या जो भी कुछ हम लोग वहां पे कर रहे हैं, शायद ये कहीं ना कहीं पे आगे चल के आने वाली पीढ़ी के लिए एक वहां पे नो डाउट हम चाहते थे अच्छा होना, लेकिन जब तक उसके बारे में, सॉइल के बारे में हमें अच्छे से नहीं पता है, तब तक शायद अगर हम वहां पे ऐसा कुछ भी किया तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक है, तो इस समय इनकी रिपोर्ट्स या इनके लिए कंसर्न बहुत ज्यादा है वहां पर। ठीक है, अब ये आज का थॉट, आज का डिस्कशन बेटा मैं यहीं पे रखता हूं, आप लोगों के साथ में ये एंड करता हूं। और मैं आप लोगों के साथ में यहां पे कनेक्ट होते हुए ये एक स्टेटमेंट भी है आप लोगों को कि जब हम लोग कोई एक सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, चाहे रात दिन मेहनत करने की बात आए या यूं कहो कि हर पल मेहनत करने की बात आए, तो हमें उसमें चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है जब मेहनत करने का टाइम होता है तब उस समय बहुत सारे लोग हमें रोकने की कोशिश करें, हो सकता है बहुत सारे लोग हमें हटाने की कोशिश करें, लेकिन हमें हमारे एम से डिविएट नहीं होना है। हमें वहां पहुंचना ही पहुंचना है जहां हम लोग जाना चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो, क्योंकि जिस दिन आप लोग अपने जो आपका सपना देखा है, आपने जिस जगह या जिस एम को आप पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली जिस दिन आप उस जगह पहुंच जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। और वो जो सेटिस्फेक्शन मन में आता है उसकी फील ही अलग है, उसको नहीं बताया जा सकता, नहीं जस्टिफाई किया जा सकता, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कहते हैं ना कि जब तक हमें वो सपना नहीं मिल जाए तब तक हमें रात दिन एक करना है। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।